कामनी कौशल, किनेट कॉलेज, लाहौर और बम्बई। ये उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। लाहौर मुत्तहिदा हिंदुस्तान में इल्मी, अदबी और सकाफती सरगर्मियों का मरकज था। यहाँ के गली कूचों में मुसलमान, हिंदू, सिख और दूसरी कौमियतों के लोग एक साथ रहते थे। उन दिनों लाहौर की सड़कों पर तांगे चलते थे और गाड़ियां कम कम नजर आती थीं। शहर के अंदर आमदोरफ्त का बड़ा जरिया बाइसिकल हुआ करती थी। तब लाहौर की मॉल रोड पर लड़कियों को बाइसिकल चलाना कोई अचंभे की बात न थी। अक्सर लड़कियां लाहौर की सड़कों पर बाइसिकल चलाते नजर आती थीं। उन्हीं लड़कियों में एक लड़की उमा भी थी। शोखोशंग उमा वो प्रोफेसर शिव कुमार कैशप की बेटी थी। प्रोफेसर कैशप गवर्नमेंट कॉलेज में बॉटनी के मायानाज प्रोफेसर थे, जिन्होंने अपनी तहकीक से पौधों की कुछ नई अक़साम दरियाफ्त की थी और जिनकी शोहरत का दायरा मुल्की और गैर मुल्की सतह पर दूर तक फैला हुआ था। प्रोफेसर साहब के 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। घर में लिखने पढ़ने का माहौल था। बच्चों को खुली आज़ादी थी कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी का रास्ता चुनें। प्रोफेसर साहब अपने बच्चों को हमेशा ये नसीहत करते थे कि वो जिंदगी को खुद देखें, परखें और जानें और जिंदगी के बारे में खुद सोचें और अपने इर्द गिर्द सवालात के जवाबात खुद ढूंढें। उमा की वालदा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके पास तजुर्बे की दानाई थी। उनके घर में तरह तरह के पौधे, फूल और दरख्त लगे हुए थे। उमा को हैरत होती कि उसकी वालदा, जो ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं थी, सब दरख्तों के नाम कैसे जानती थी। उमा का घर वसी और कुशादा था, जिसका एक खूबसूरत लॉन था। घर के अंदर यूकलिप्टस के ऊंचे लंबे दरख्त थे। फिर खट्टे की बाड़ थी, जिनके साथ बोगनवेलिया के फूलों से लदी डालियां थीं, और फिर रंग रंग के फूलों की क्यारियां थीं। जिंदगी उन पर अपनी तमाम तर खूबसूरतियों के साथ मेहरबान थी। उमा अपने वालिदैन और बहन भाइयों के हमरा अपने घर की जन्नत में रह रही थी। उसे यूं लगता था कि ख्वाब जैसा जमाना हमेशा यूं ही रहेगा, लेकिन हर ख्वाब एक रोज खत्म हो जाता है। उमा की हंसती मुस्कुराती जिंदगी को जैसे किसी की नजर लग गई। उमा की उम्र 7 बरस थी जब उसके वालिद प्रोफेसर शिव कुमार कैशप का इंतकाल हो गया। उमा को यूं लगा जैसे तपती दोपहर में अचानक उसके सर से साइबान छिन गया है। तब उसके बड़े भाई ने आगे बढ़कर अपने बहन भाइयों को सहारा दिया। उसने उमा की आंखों से आंसू पहुंचे और उसे जिंदगी की शाहराह पर दोबारा चलने का हौसला दिया। उमा को अपने भाई की शख्सियत में अपने वालिद का अक्स नजर आया। वही मोहब्बत, वही प्यार और वही नसीहत कि अपनी मंजिल खुद ढूंढो, अपना रास्ता खुद तराशो। भाई की हौसला अफजाई ने उमा को एक नया जज्बा दिया और वो एक बार फिर जिंदगी की तरफ लौट आई। उमा की स्कूल की तालीम मुकम्मल हुई तो उसने किनेट कॉलेज में BA ऑनर्स इंग्लिश में दाखिला ले लिया। किनेट कॉलेज मुत्तहिदा हिंदुस्तान में खातीन का एक ऐसा तालीमी इदारा था जो अपने मेयार और माहौल की वजह से एक मुनफरिद मुकाम रखता था। उमा घर से कॉलेज अपनी बाइसिकल पर आती थी। उसे अपने वालिद और भाई से एतमाद की दौलत मिली थी। वो कॉलेज में ड्रामों में हिस्सा लेती, रक्स करती, बैडमिंटन खेलती और स्विमिंग करती। उसने घर में मुख्तलिफ अक़साम के जानवर पाले हुए थे। कम उम्री से ही वो आकाशवाणी रेडियो के ड्रामों में हिस्सा लेती थी। ड्रामों में अदाकारी से उसे खास दिलचस्पी थी। उसने इम्तियाज अली ताज के ड्रामे अनारकली में काम किया और रफ़ी पीर के साथ ड्रामों में भी अदाकारी की। यूं 9 उम्री में उसने जिंदगी के सारे रंगों का जायका चख लिया था। एक दफा मारूफ अदाकार अशोक कुमार किनेट कॉलेज आया। उस वक्त दूसरी आलमगीर जंग जारी थी और कॉलेज की लड़कियों ने वॉर रिलीफ के लिए फंड्स इकट्ठे करने के लिए एक शो का एहतमाम किया और अदाकार अशोक कुमार को मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया। उस रोज उमा अशोक कुमार की कुर्सी के पीछे खड़ी थी। शरारत उसके अंग अंग में रची बसी थी। उसने कुर्सी पर बैठे अशोक कुमार के सर के बाल खींचे। अशोक कुमार ने पीछे मुड़कर देखा तो सब लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। उमा को क्या मालूम था कि आने वाले दिनों में अशोक कुमार से उसका सामना एक मुख्तलिफ सिचुएशन में होने वाला है। उस रोज उमा ने शो में भरपूर हिस्सा लिया और कॉलेज के स्टेज पर सोलो डांस किया था। उमा को अंग्रेजी फिल्में देखने का शौक था। उसकी पसंदीदा अदाकार अमेरिका की
शर्ली टेम्पल थी, जो कम उम्र में चाइल्ड स्टार के तौर पर मुतारफ हुई थी और बाद में उसने फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किए। शर्ली टेम्पल एक बेहतरीन अदाकारा के साथ साथ एक उम्दा गुलकारा भी थी। बाद में वो घाना और चेकोस्लोवाकिया में अमेरिका की सफीर भी रही। एक रोज उमा ने भाई से कहा कि वो शर्ली की लिखी हुई किताब पढ़ना चाहती है। भाई ने हंसकर कहा, तुम शर्ली जैसी क्यों नहीं बन जाती? भाई की बात उसके दिल में उतर गई। तब भाई ने कहा, हम घर में एक फिल्म बनाएंगे और तुम उसमें हीरोइन का किरदार अदा करोगी। उमा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं उसमें अदाकारी करूंगी। भाई ने इस फिल्म की कहानी लिखी। फिल्म का नाम था द ट्रेजेडी, लेकिन ये ट्रेजेडी हरगिज न थी। उसके बरक्स ये एक कॉमेडी फिल्म थी। उमा के भाई ने अपने कैमरे से फिल्म की शूटिंग की और यूं उन्होंने अपने घर में खेल खेल में छोटी सी फिल्म बना डाली। उमा को उस वक्त अंदाजा नहीं था कि ये एक नए सफर की तरफ पहला कदम था। उस जमाने में चेतन आनंद फिल्मी दुनिया का एक काम प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर था। वो मारूफ अदाकार देव आनंद का बड़ा भाई था। उसकी दोस्ती उमा के भाई से थी। वो उमा को भी जानता था और उसके अदाकारी के शौक से भी वाकिफ था। एक रोज उसने उमा से कहा कि वो एक नई फिल्म बना रहा है और चाहता है उमा उसमें मरकजी किरदार अदा करे। उमा ने हंसकर इनकार कर दिया, लेकिन चेतन आनंद ने हिम्मत न हारी। उसने उमा के भाई से बात की और बड़े भाई ने उमा को फिल्म में काम करने पर रजामंद कर लिया। उस वक्त उसकी उम्र 18 बरस थी और वो कैनेडियन कॉलेज में बीए इंग्लिश ऑनर्स की तालिबा थी। वो दूसरी आलमी जंग का जमाना था और हिंदुस्तान की आज़ादी और तकसीम को मुतालबा जोर पकड़ रहा था, लेकिन जिंदगी के काम रुकते नहीं। चेतन आनंद ने अपनी फिल्म नीचा नगर पर काम का आगाज कर दिया। उमा ने फिल्म में काम करने के लिए अपने कॉलेज से छुट्टी ले ली थी। अदाकारी उसके लिए नई बात न थी। वो अपने कॉलेज में शेक्सपियर के लिखे हुए कई ड्रामों में काम कर चुकी थी। इसके अलावा उसने रेडियो आकाशवाणी से भी कई ड्रामे किए थे। सिर्फ एक मसला था कि इस फिल्म में चेतन आनंद की बीवी भी काम कर रही थी और उसका नाम भी उमा था। तय हुआ कि इसका नाम कामनी कौशल रखा जाए। उमा ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि उसका फिल्मी नाम काफ से शुरू होना चाहिए, क्योंकि उसकी बहन की दो नन्ही मुन्नी बेटियों के नाम कुमकुम और कविता थे। यूं उमा का नया नाम कामनी कौशल रख दिया गया। ये 1946 का साल था जब उसकी फिल्म नीचा नगर रिलीज हुई। ये एक कामयाब फिल्म थी जिसे मॉन्ट्रियल के फिल्मी मेले में अवार्ड मिला। कैनेडियन कॉलेज की बीए की तालिबा ने अपनी पहली फिल्म में ही शोहरत की बुलंदियों को छू लिया था, लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ आना था। कामनी कौशल अपनी पहली फिल्म नीचा नगर की रिलीज के बाद स्टार बन चुकी थी। दिलचस्प बात यह कि उसका ख्वाब कभी फिल्म स्टार बनना नहीं था, बस एक इत्तफाक उसे फिल्म की दुनिया में ले आया था। बाज़ दफा हालात हमारी जिंदगी की राह का तयन करते हैं। उसे अब बहुत सी फिल्मों की पेशकश होने लगी थी। उसी जमाने में दिलीप कुमार ने भी फिल्म में अपने फनी सफर का आगाज किया था। दिलीप की पहली फिल्म जवार भाटा 1944 में रिलीज हुई थी। दिलीप की शख्सियत में एक ठहराव और लहजे में शाइस्तगी थी। वो उर्दू बोलता तो यूं लगता कोई अहले जबान उर्दू बोल रहा है, हालांकि उर्दू उसकी मादरी जबान न थी। इधर कामनी कौशल एक शोखशंग लड़की थी, शरारत जिसके अंग अंग में भरी थी। पहली नजर में ही दिलीप को कामनी कौशल से मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत यकतरफा न थी। कामनी कौशल भी दिलीप कुमार की सहरंगेज शख्सियत के असीर हो गई थी। बाद में दिलीप कुमार और कामनी कौशल ने कई फिल्मों में इकट्ठे काम किया। इन फिल्मों में नदिया के पार, शहीद, शबनम और आरजू शामिल हैं। लोगों ने कामनी और दिलीप की फिल्मी जोड़ी को बहुत पसंद किया। दिलीप कुमार कामनी से मोहब्बत में संजीदा था। कामनी भी उसे पसंद करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो लाहौर में मामूल का एक दिन था जब कामनी को खबर मिली कि उसकी बड़ी बहन उषा का सड़क के एक हादसे में इंतकाल हो गया है। उषा की दो नन्ही मुन्नी बेटियां कुमकुम और कविता थीं, जिनकी उम्रें 2 और 3 साल थीं। कामनी ने सोचा, मां के बगैर वो बच्चियां इस भरी दुनिया में क्या करेंगी। अब एक तरफ कुमकुम और कविता के मासूम चेहरे थे, दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत दिलीप कुमार। फैसला आसान न था। उसके दिलो दिमाग में कई दिन जंग जारी रही। आखिर कामनी कौशल एक नतीजे पर पहुंच गई
کہ وہ حادثے کا شکار ہو جانے والی اپنی بہن کے شوہر سے شادی کرے گی۔ اس کے ذہن میں اس شادی کا واحد مقصد اپنی بھانجیوں کی پرورش تھا۔ اس فیصلے میں گھر کے کسی فرد کا مشورہ شامل نہیں تھا۔ دلیپ کمار کو یہ خبر ملی تو اسے یقین نہ آیا۔ اس نے تو کامنی کے ساتھ ساری عمر بتانے کے خواب دیکھے تھے۔ اس دکھ کا سایہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہا۔ بعد میں اپنی سوانح عمری دلیپ کمار سبسٹینس اینڈ دی شیڈو میں دلیپ کمار نے کھلے دل سے اعتراف کیا کہ کامنی اس کی پہلی محبت تھی۔ کامنی نہ صرف دلیپ کمار کے ساتھ شادی کے خواب سے دستبردار ہوئی تھی بلکہ ایک اور خواب کی بھی قربانی دی تھی۔ اس کا دوسرا خواب ایم اے انگلش کرنا تھا، لیکن وہ کامنی تھی۔ اسے معلوم تھا محبت کی دنیا میں بعض اوقات جیتنے کے لیے ہارنا پڑتا ہے۔ اب ہندوستان کی تقسیم ہو چکی تھی اور سب کچھ بدل گیا تھا۔ دونوں طرف سے ہجرت جاری تھی۔ لاہور سے ہندوؤں اور سکھوں کی بڑی تعداد اپنے گھر چھوڑ کر سرحد کے پار چلی گئی۔ کامنی کے دل کا عجیب حال تھا جب وہ اپنے محبوب شہر لاہور، اپنے بچپن کے گھر اور اپنے دلبر کنیڈ کالج سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہی تھی۔ اس کی زندگی کے سب سے حسین دن یہیں گزرے تھے۔ لاہور سے اگلی منزل بمبئی تھی، جہاں کامنی کا خاوند بمبئی پورٹ ٹرسٹ میں چیف انجینئر تھا۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اداکارائیں شادی کے بعد اپنے فنی سفر کو جاری نہیں رکھ سکتی، لیکن کامنی کی پہلی فلم کی کامیابی نے اسے مقبول اداکارہ بنا دیا اور مختلف فلم ساز اسے اپنی فلم میں کام کرنے کی پیشکش کر رہے تھے۔ کامنی کے خاوند نے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی اور یوں وہ فلمی دنیا کی طرف لوٹ آئی۔ کامنی کوشل نے اپنے وقت کے معروف اداکاروں کے مقابل فلموں میں مرکزی کردار ادا کیے، جن میں راج کپور کے ساتھ جیل یاترا، آگ، اشوک کمار کے ساتھ پونم نائٹ کلب، دیو آنند کے ساتھ زدی، شیر اور دلیپ کمار کے ساتھ ندیا کے پار، شہید، آرزو اور شبنم میں کام کیا۔ دلیپ کمار اور کامنی کوشل کی جوڑی کو لوگ پسند کرتے تھے، لیکن یہ جوڑی صرف فلموں تک محدود تھی۔ حقیقی دنیا میں کامنی کوشل نے اپنی حدود کا واضح تعین کر لیا تھا۔ شادی کے بعد اس کی توجہ کا مرکز صرف اس کا شوہر اور اس کے بچے تھے۔ کامنی کوشل کی ایک یادگار فلم براج بہو تھی جو 1954 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم کے ڈائریکٹر ومل رائے تھے۔ فلم کی کہانی ایک بنگالی ناول سے لی گئی تھی۔ اس فلم میں بہترین اداکاری پر کامنی کوشل کو فلم فیئر ایوارڈ ملا۔ وقت کا دریا رکتا نہیں اور تغیر ہی زندگی کی پہچان ہے۔ ماہ و سال گزرتے گئے، اب کامنی کوشل وہ شوخ شنگ لڑکی نہیں رہی تھی۔ وقت اور ذمہ داریوں نے اسے سنجیدہ بنا دیا تھا۔ اب وہ ہیروئن کے کردار کے بجائے کیریکٹر ایکٹر کے رول کرنے لگی تھی، لیکن اس کی اداکاری کے معیار میں فرق نہیں آیا۔ 2019 میں ریلیز ہونے والی کبیر سنگھ میں اسے بہترین سپورٹنگ ایکٹر کا ایوارڈ ملا۔ 2025 میں کامنی کوشل کی عمر 98 برس ہو چکی ہے، لیکن وہ ذہنی طور پر اب بھی مستعد ہے اور بمبئی میں رہتی ہے۔ اس کے گھر میں طرح طرح کے پودے اور پھول ہیں۔ پودوں اور پھولوں سے عشق اسے اپنے والد پروفیسر کیشپ سے ورثے میں ملا، جو علم نباتیات کا ماہر تھا اور جس کی شہرت عالمی سطح پر تھی۔ کامنی کوشل کو دولت، عزت اور شہرت سب کچھ میسر تھا، لیکن جب وہ بمبئی میں اپنے گھر میں اکیلی ہوتی، اسے تنہائی کے لمحوں میں لاہور والے گھر اور کنیڈ کالج کی یاد آتی۔ وہ اداس ہو جاتی۔ آخر 1962 میں اسے لاہور آنے کا موقع مل گیا، جہاں وہ اپنے بچپن کا گھر دیکھنے گئی۔ وہ گھر جو اس کے خوابوں میں آیا کرتا تھا اب اس کے سامنے تھا۔ اسے یوں لگا اس کا بچپن پھر سے زندہ ہو گیا ہے۔ اب اس گھر میں دوسرے مکین آباد تھے جو گرمجوشی سے کامنی سے ملے۔ کامنی کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس کے گھر میں بہت سی چیزیں اپنی اصل حالت میں تھیں۔ محلے کے لوگ اسے محبت سے مل رہے تھے۔ اسے یوں لگا پرانا وقت لوٹ آیا ہے۔ اس کے بعد بھی کامنی 2 بار لاہور آئی۔ ایک بار وہ گورنمنٹ کالج لاہور اور اپنے کنیڈ کالج بھی گئی تھی، جہاں تقریبات کے سلسلے میں بھارت سے کالج کی بہت سی پرانی طالبات آئی ہوئی تھی۔ ایک مدت کے بعد کالج کے در و دیوار کو دیکھنا اور اپنی پرانی ہمجولیاں سے ملنا ایک یادگار تجربہ تھا۔ لاہور سے رخصت ہوئے اب کامنی کوشل کو کتنی دہائیاں بیت چکی ہیں، لیکن اب بھی اس کے دل میں لاہور دھڑکتا ہے۔ اب بھی وہ اپنے خوابوں میں خود کو لاہور کے پرانے گھر میں دیکھتی ہے، وہی گھر جس کے ارد گرد یوکلپٹس کے اونچے لمبے درخت تھے۔ درختوں کے بعد کھٹے کی باڑ آتی تھی، اس کے بعد رنگ برنگ پھولوں کی کیاریاں تھیں، اور پھر ڈرائیو وے اور اس سے آگے اس کے گھر کی عمارت۔ اب بھی بمبئی کے گھر میں بیٹھے تنہائی کے لمحوں میں کامنی کوشل آنکھیں بند کر کے تصور کے دوش پر لاہور پہنچ جاتی ہے اور دیر تک اس کے گلی کوچوں میں گھومتی رہتی ہے۔
फिर इसको होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती है और वो सोचती है, लोग सच ही कहते हैं, आप लाहौर से चले भी जाएं, लाहौर आपके अंदर से कभी नहीं जाता।